नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 क्षितिज हिंदी का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मकथ। और इसके जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। अब हम सबसे पहले देखेंगे इनका कवि जीवन परिचय अर्थात कवि का जीवन परिचय। कवि अर्थात जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 मतलब 89 में 90 में एक कम में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने लग गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1889 में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इनने पढ़ाई कहाँ पर की? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए और वहाँ पर गए और वहाँ पे पढ़ने गए तो क्या है, उनको उचित जो सुविधाएं चाहिए थी, परिस्थितियां वहाँ पर क्या है अनुकूल ना होने के कारण वो क्या है 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में क्या है घर पर ही इन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। अब है रचना परिचय। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। आंसू, झरना ये तो है ही, पर कामायनी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया और कामायनी जो इनकी पुस्तक थी, कामायनी पर इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम था मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। कविताएं लिखते हैं उनको हम कवि बोलते हैं, और जो गद्य में अर्थात जो कहानी होती हैं उनको हम गद्य कहते हैं। अब है नाटक। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो इनके नाटक कौन कौन से प्रसिद्ध रहे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो ये सभी क्या नाटक हैं। तो उपन्यास भी हैं साथ में। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। और कहानी संग्रह भी हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। जो प्रसाद जी का साहित्य है वह जीवन की कोमलता को लिए हुई है, मधुरता को लिए हुई है, शक्ति और ओज को भी अपने साहित्य में समाहित किए हुए है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रकृति प्रेम, देश प्रेम आदि। और लाक्षणिकता, शैली में इनकी क्या है? लाक्षणिकता, लक्षण दिखाई देते हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, और जो इतिहास है, हिस्ट्री है, दर्शन है, इनमें भी क्या है इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इनके साहित्य में क्या है, ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब है आत्मकथ, जिसको हम जानेंगे कि आत्मकथ क्या है। तो प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। तो यहाँ पे क्या हंस नाम की ने पत्रिका निकालने का निश्चय किया था। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, एक आत्मकथा भी लिख लो। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे।
इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ। क्या है, आत्मकथा के लिए बोला था। अब आत्मकथा लिखने में उनको उस टाइम सहमति नहीं हुई तो उन्होंने क्या, आत्मकथ कविता लिख दी। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी पक्ष की धार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो यहाँ पे बताया कि छायावादी के पक्षधर कौन, जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने जो उनकी अभिव्यक्ति दी वो कैसी दी है, मार्मिक, मतलब जो हमारे मन को छू जाती है, हृदय को छू जाती है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को भी इन्होंने क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। और यथार्थ और अभाव का जो मार्मिक अभिव्यक्ति है वह भी अच्छे से प्रस्तुत की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। आगे बता रहे हैं कि छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही इन्होंने क्या किया, मनोभावों की जो अभिव्यक्ति होती मन के भावों की, वह करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया, बिंबों का भी प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कविता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में इस तरफ कवि द्वारा यथार्थ की जो स्वीकृति है उसको बताया गया और दूसरी तरफ एक महान व्यक्ति की विनम्रता को बताया गया है। अब इसकी जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पंक्तियां पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगी यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले, यह विडंबना अरि सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाऊं मैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से अवतरित हैं। अवतरित का मतलब ली गई हैं। तो यहाँ पे संदर्भ हमें लिखना होता है। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है कि हाँ, हमने ये जो पंक्तियां ली हैं कहाँ से ली हैं और इसके कवि कौन हैं, रचयिता कौन हैं। तो इसमें प्रस्तुत जो पंक्तियां वो हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से ली गई हैं और इसकी रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रसंग में अब हम इस कविता में क्या बताने वाले हैं वो बताया जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद से हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक के लिए आत्मकथा लिखने को कहा गया था, लेकिन वे अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है जिनके कारण वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो प्रसंग में बताया है कि जो कथा लिखा है उन्होंने कविता, वो किस कारण से लिखा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि हिंदी पत्रिका थी इनकी हंस, तो हंस के एक विशेष अंक के लिए क्या आत्मकथा लिखने को कहा गया था, लेकिन इनकी उस समय क्या है इच्छा नहीं थी। इच्छा न होने के कारण इन्होंने क्या है उस समय नहीं लिखी। इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है कि किस कारण से उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी और वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। अब इसी पंक्तियों का जो भावार्थ है वो देखेंगे। भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते। आपने देखेंगे भंवरे मतलब भौरे जो होते हैं, जो फूल पर बैठते हैं उनको भौरे बोलते हैं, मधुकर भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, फूल का रस लेते हैं और फूल का रस लेते लेते वो गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी
कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और जो कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि जो हमारा जीवन है वो एक न एक दिन नष्ट होना है। कोई यहाँ पर अमर होकर नहीं आया। जो हमारे पूर्वज हुए थे वो भी क्या है, अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, और हमें भी क्या है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो हमारा जो जीवन है वह कैसा है, नश्वर, और ये आज है और कल समाप्त हो जाएगा। मतलब जब तक हमारी आयु तब तक हमारा जीवन रहेगा, और जैसे ही हमारी आयु पूर्ण हुई तो हमारा ये समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। कितना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। जैसे हमारा शरीर होता है तो हम शरीर में क्या होती है, धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं। ऐसे ही पेड़ के माध्यम से उन्होंने बताया कि पेड़ की जो पत्तियां गिरती हैं वो इस बात की प्रतीक होती हैं कि जीवन भी क्या है, नश्वर है। जैसे पत्तियां झड़ गई ऐसे हम भी क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि पत्ती निकलने के बाद क्या है, मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती, पुनः पेड़ में थोड़ी ही जुड़ती है। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, क्षणिक है। इसलिए इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ। यह संसार अनंत है जिसमें कितने ही जीवन के इतिहास भरे पड़े हैं। आगे इन्होंने बताया है कि जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ, उसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। और यह संसार कैसा है, अनंत है, मतलब इसका अंत ही नहीं है। और जिसमें क्या कितने ही जीवन के जो इतिहास हैं वह भरे पड़े हैं। जितने राजाओं की कहानी देखो, रामचंद्र महापुरुषों की कहानी देखो, महावीर आदि भगवान की कहानी दे, तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारा उनका इतिहास भरा पड़ा हुआ है। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं, और जैसा मानव का स्वभाव होता है तो वो क्या करते हैं, एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या, उसकी बुराइयां होती हैं उनको गिराने लगते, कटाक्ष करने लगते हैं, तो दूसरे पर घोर कटाक्ष भी करते हैं। मतलब हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। फिर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, जब वो जैसे सीता जी थी तो सीता जी को क्या है, लोकापात के कारण अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जंगल में जाना पड़ा, तो जब वो नहीं बचे तो हमारी ये कमी को आप जानकर, कमजोरियों को जानकर क्या करोगे, क्यों सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, मेरा अर्थात जयशंकर प्रसाद जी का, वो तो एक खाली गागर, मतलब घड़ा होता है, गगरी होती है, उसकी तरह है, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसके बारे में तुम सुनोगे तो तुम्हें मुश्किल है कि आनंद आए, खुशी मिले। मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज की तरह रह रहा था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में भी हैं, दूसरे की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाए या फिर अपनी कमियों को जग जाहिर कर दें। तो यहाँ पर क्या है, जो कवि हैं उनके मन में दुविधा चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की कमियों को सुनाकर ऐसा ना हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में तो क्या है, सब कुछ अच्छा ही हुआ और मेरा जीवन हमेशा कैसा रहा, एक कोरे की कागज की तरह रहा। कवि कहना चाहते हैं कि वे इस दुविधा में हैं कि दूसरे की कमियों को दिखाकर को उनकी हंसी उड़ाएं या अपनी कमियों को जग जाहिर कर दें। अब अगली पंक्तियां हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, तभी समय भी अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, तो कवि ने बताया कि मैं किस कारण से यहाँ पर आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ, तो आत्मकथा की जगह उन्होंने क्या है आत्मकथ कविता लिख दी। तो यहाँ पे देखो बताया है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, मतलब उज्ज्वल का मतलब जो प्रकाशित होता है, गाथा मतलब कहानी, कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, मतलब चांदनी जो रात होती है वह कैसी होती है, मधुरता देने वाली होती है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। लोग वह क्या करते हैं, बातें सुनते हैं और बातें सुनते ही उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आप उन बातों को सुनोगे और हंसने लग जाओगे और उन बातों की क्या करोगे, हंसी उड़ाओगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैंने तो सोचा था कि मैं क्या है सच्चा सुख प्राप्त करूँगा, परंतु मुझे सच्चा सुख तो मिला ही नहीं। मैंने स्वप्न में देखा था कि मुझे तो सच्चा सुख मिलेगा और इसी बात से क्या है मैं सो रहा था तो मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, मतलब आलिंगन का मतलब होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आलिंगन। तो आलिंगन में आते आते वो क्या मुस्कुरा करके भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, किसके, तो अरुण का मतलब होता है लाल, कपोलों का मतलब गाल। आपने देखा होगा कि जो गोरे लोग होते हैं तो उनके जो गाल कुछ गुलाबी जैसे रहते हैं, लाल जैसे रहते हैं, और उनको धूप में खड़ा कर दो थोड़ी देर के लिए, धूप में से आते तो उनके गाल क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी। अनुरागनी मतलब प्रेम करने वाली, जो ऊषा मतलब जब सुबह सबसे पहली जो किरणें निकलती हैं सूरज की उसको ऊषा कहते हैं। निस्सुहाग मधु माया में, निश का मतलब होता अपना, सुहाग मधुमाया में उन उसकी स्मृति पाथे बनी है। स्मृति मतलब याद, पाथे मतलब होता नाश्ता, तो उसकी जो यादें हैं वो मेरे लिए क्या है, नाश्ते के समान हैं। थके पथिक की पंथा की, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी गांव के लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपना नाश्ता साथ में रखते हैं, और नाश्ता रख के जब उनको पेड़ की छाया मिल जाती है तो वो क्या है अपनी थकान उसके नीचे बैठकर दूर कर लेते हैं। और जैसे रात्रि का समय होने वाला होता, शाम हो जाती है, तो वो अपना वहाँ पे खाना खोलकर खा भी लेते हैं नाश्ता। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा कंथा की, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब मैंने जैसे तैसे तो अपनी जो बातें हैं उनको छुपा के रखा है, और तुम क्या चाह रहे हो कि तुम उनको उधेड़ो और देखो। क्यों देखना चाहते हो मेरी कथा को। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मतलब मेरा जीवन तो छोटा सा है और जो कहानी है वो बहुत बड़ी है, तो मैं उसको कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, मतलब क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की सुनता रहूँ और मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मतलब तुम यदि मेरी आत्मकथा सुन भी लोगे तो क्या करोगे। मेरी भोली आत्मकथा, मतलब मेरी आत्मकथा कैसी भोली भाली है, सीधी सादी है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मतलब अभी मेरे पास समय भी नहीं है और मेरी जो मौन व्यथा है वो कैसी है, थक गई है और सो गई है। यहाँ पर संदर्भ ऐसे ही आ जाएगा, प्रसंग में वो अपने बारे में जो बता रहे हैं आत्मकथा के बारे में वो आ जाएगा। आप देखते हैं इसके भावार्थ, भावार्थ का मतलब होता है इसके शब्दों का जो भाव निकलता है वो। कवि का कहना है कि उन्होंने कितने स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थीं, लेकिन सारे सपने जल्दी ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुँह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। यहाँ पर कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने सोचा था हम ये करेंगे, जैसे आप लोगों के भी सपने होते हैं कि हम बड़े होंगे, हम ये बनेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे ही कवि के भी सपने थे तो, और महत्वाकांक्षाएं भी थीं, लेकिन सारे सपने क्या हो गए, जल्दी ही टूट गए। क्योंकि जब हमारा सपना पूर्ण नहीं होता
तो हमारे जो सपने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगा कि मुँह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। और सपने टूटे तो कैसा लगा, जैसे खाने का जो ग्रास होता है वो मुंह तक आ रहा था और मुंह से आते ही क्या हुआ, नीचे गिर गया। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, इन्होंने क्या है, जितने कुछ पाने की हसरत पाली थी, इच्छा की थी, उन्हें उतना कभी नहीं मिला, मतलब उनको उतना कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सकें। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को कोई जीवन में सफलता मिली हो, कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो, तो उसकी जो प्रकाशमान कथा है, गाथा है, मैं उसको आप लोगों को बता सकूं। कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को हम लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है। तो कवि के जीवन में भी ऐसा था कि वो किसी का चेहरा देखता था और उसको लगता था कि अब मुझे ऐसा काम करना है, लेकिन अब उसकी यादें ही बची हुई हैं, क्योंकि जिसको वो प्राप्त करना चाह रहे थे वो मिली नहीं, अब मिली नहीं, तो अब उसके पास क्या बच गई, उसकी यादें, स्मृति ही बच गई। अब तो मैं एक थका हुआ राही हूँ, यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब तो मैं उनकी यादों के सहारे कैसा हो गया हूँ, थक गया हूँ और राहगीर बन गया हूँ, जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें हैं। और मेरे जीने का जो सहारा है वो क्या है, उसकी जो पुरानी यादें हैं वही हैं। इसलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं है कि मुझे कुरेद कर मेरे जख्मों को देखे। और कवि कहते हैं ये अधिकार किसी को भी नहीं है कि पहले आप लोग क्या करो, मेरे जख्मों को कुरेदो और उसके बाद उसको देखो। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं है कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता फिरूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जीवन इतना भी अच्छा नहीं है। सार्थक का मतलब होता अर्थ सहित, जिसमें क्या बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हों, अच्छा सब मिला हो, जिसके कारण मैं क्या कर सकूँ, दूसरों को कहानी सुना सकूँ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मौन रहकर दूसरे के बारे में सुनता रहूं। कभी कहता मैं अपनी बताऊंगा, इससे अच्छा तो यही है कि मैं चुप हो जाऊं और दूसरे लोग जो कहानी सुनाते उसको सुनता रहूं। कवि का कहना है कि उनकी मौन व्यथा थकी हुई है, मतलब जो मौन है वो, मौन जो पीड़ा होती, व्यथा मतलब पीड़ा, वह कैसी थकी हुई है और शायद अभी उचित समय नहीं आया है कि वे अपनी आत्मकथा लिख सकें, और ऐसा समय भी नहीं आया कि वो अपनी आत्मकथा को लिख सकें। अब आएंगे हम प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसके उत्तर को देखेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था, तो यहाँ पर जो कवि है वह आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाह रहा था, तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाह रहा था कि उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पीड़ा भरी हुई थी। यदि वो उस पीड़ा को लोगों के सामने बताता तो लोग क्या करते, उसकी हंसी उड़ाते तो उसको और भी ज़्यादा दुख होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया कि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने के लिए, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा यहाँ पर करता है। आगे है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि लोगों ने कहा था आत्मकथा लिखो, आत्मकथा सुनाओ, तो कवि ने कहा अभी मेरे पास ऐसा समय नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा था, तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य हो, तथा उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। इस कारण से वो क्या कह रहा था कि अभी समय भी नहीं है। अगला है स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है,
तो कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करते हैं। 3 अर्थ बता रहे हैं, कौन कौन से? जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में पाथे, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तो ऐसे इसके क्या हो गए? 3 रूप हो गए। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। पहले हम पहली वाली पंक्तियों का समझते हैं। उन पंक्तियों का भाव, इन पंक्तियों का उक्त पंक्तियां हैं जो, इनका भाव है कि कवि की अन्य लोगों की भांति सुखमय जीवन बिताना चाहता था, क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं, किसी को दुख पसंद नहीं होता है। तो कवि की भी इच्छा थी कि वो क्या, सुखमय जीवन बिताए, पर परिस्थितिवश सुखमय जीवन की यह अभिलाषा उसकी इच्छा बनकर ही रह गई, मतलब पूर्ण नहीं हो पाई। सुख पाने का उसे अवसर भी नहीं मिल पाया और वह हाथ आते आते रह गया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने से वह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसका जो आनंदमय जीवन था, सुखीमय जीवन था, वह किस में बदल गया? दुख में बदल गया और आनंद क्या है, अधिक दिनों तक नहीं पा सका। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके कपोल, कपोल मतलब गाल, इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन ऊषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी। अर्थात उसकी पत्नी के कपोल ऊषा से भी बढ़कर सुंदर थे। अगला है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आत्मकथ कविता की भाषागत जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। संस्कृत शब्दावली की बहुलता, आत्मकथ कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का ही प्रयोग किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है, उसकी स्मृति पाथे नहीं है, बनी है थके पथिक की पंथा की। प्रतीकात्मकता, आत्मकथ कविता में प्रतीकात्मक भाषा का खूब प्रयोग हुआ है। जैसे मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, सीवन को धेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आप बिंबात्मकता में हैं। आत्मकथ कविता में बिंबों के प्रयोग में दृश्य साकार हो उठे हैं। जैसे मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब अलंकार है यहाँ पर। आत्मकथ कविता में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है, क्योंकि हमारे शरीर का उन्होंने मानवीकरण किससे किया था? पेड़ों से। तो पेड़ की जो पत्ती गिरती है, ऐसी हमारा जीवन भी क्या है? नश्वर है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया था। वह कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहाँ अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो, का, कौन में का, कहानी में का, तो ये का और हा, कहानी में हा, यह में हा, ऐसे अपन बढ़ मिलाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये अनुप्रास अलंकार होता है। तब भी कहते हो कह डालें, यहाँ पर भी का और हा की आवृत्ति हुई है। मानवीकरण कहाँ पर? तो मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। भौरों के लिए लिया था कि भौरा क्या है, ऐसा लगता है जैसे गुनगुनाकर अपनी पूरी कहानी को कहकर जाता है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यहाँ पर संगीतात्मकता भी है। आत्मकथ कविता की प्रत्येक पंक्ति में अंत में दीर्घ स्वर एवं स्वर मैत्री होने से युक्तता है एवं संगीतात्मकता का गुण भी है। जैसे तब भी कहते हो कह डालें दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो कि यह गागर रीति।
अगला है आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें हमने ये जो विशेषताएं बताई हैं आपको, ये सब इसी में आ जाएंगी। अगला है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, कविता में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, उसका रूप सौंदर्य प्रातःकालीन ऊषा से भी बढ़कर था। कवि को उसके रूप सौंदर्य को सानिध्य अल्पकाल के लिए ही मिल सका। उसकी पत्नी सुख की अल्पकालिक मुस्कान बिखेकर उसके जीवन से दूर हो गई। इससे कवि की चिरकाल तक सुख पाने की जो कामना थी वो है अपूर्ण रह गई, मतलब पूरी नहीं हुई। कवि ने इस कथा में अपनी व्यथा को दबाना चाहा, पर कविता में वह प्रकट हो गई है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी ने सुहाग मधुमाया में उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब अगला प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। जैसा कि आपको पता है, रचना मतलब हमें क्या करना है, अपने मन से इसके आंसर लिखना है। अभिव्यक्ति मतलब हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने को ही अभिव्यक्ति कहते हैं। रचना मतलब लिखना, निर्माण करना किसी चीज़ का। जैसे कविता ही बनाना, तो कविता लिखना क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। उसके हम अंदर हम क्या भाव डाल रहे हैं वो अभिव्यक्ति हो जाएगी। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं की झलक हमें क्या है, दिखाई देती है। जैसे विनम्रता, सरल स्वभाव, यथार्थता। तो विनम्रता, प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं। फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे, मतलब इतने बड़े कवि होकर भी वो कैसे थे, स्वभाव से विनम्र थे। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते थे, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब जीवन छोटा है और जो कथाएं हैं, कहानी है, वह कैसी हैं, बहुत सारी हैं, तो मैं उनको कैसे कहूँ। सरल स्वभाव, प्रसाद जी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ पंक्ति में दिखाई देती है। यथार्थता, प्रसाद जी यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को स्वीकार कर कहते थे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मतलब तुम क्या करोगे, मेरी बातों को सुनोगे, सुख पाओगे, और मेरी जो गागर है, गगरी है, मटका है, वो कैसा रहेगा, रीता का रीता रहेगा, खाली रहेगा। अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। तो मैं उन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगी जिन्होंने अपनी मातृभूमि और देश के लिए सुखों को ठोकर मार करके और अपने देश की आन बान शान के लिए ठोकरें खाई हैं, संघर्ष किया है और आवश्यकता पड़ने पर मौत को भी क्या किया है, गले लगा लिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं राणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगी। अगला है, आप कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। आप भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी आत्मकथा, आत्म का मतलब होता है स्वयं, कथा का मतलब होता है कहानी, तो स्वयं की कहानी को ही हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई, मतलब उस प्रशंसा की गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सब अपने अपने बारे में लिखेंगे। तो जो भी आपके साथ घटना घटी है शुरू से लेकर अभी तक, उस सभी को शब्दों में बांधकर लिखना ही क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। तो ये प्रश्न आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि सबकी आत्मकथा कैसी होती है, अलग अलग होती है।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।